हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस सेकंड। बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो है चैप्टर 9 क्लास 11th का फिजिक्स। तो बच्चों इसमें चैप्टर में क्या है कि आपको लिक्विड्स के बारे में पूरा पढ़ना है। तो मैं उसको कैटेगराइज करके अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, मैं इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो लिक्विड फ्लूइड का है, जब वो फ्लूइड एट रेस्ट में रहेगा, और एक जो होगा वो जब मोशन में होगा, यानी कि हाइड्रोस्टैट्स पार्ट और हाइड्रोडायनेमिक्स पार्ट। ठीक है बच्चों, तो पहले हम हाइड्रोस्टैट्स पार्ट बताऊंगा, जिसमें जब भी लिक्विड रेस्ट में रहता है तो जो जो भी प्रॉपर्टी शो करता है वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैट्स पार्ट में। तो चैप्टर यही है, इसी के सारे टॉपिक लेंगे हम लोग, लेकिन वहां अनऑर्गेनाइज तरीके से दे रखा है चैप्टर में, तो हम उसको अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो जो नए बच्चे हो बच्चों, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला पार्ट जो है हमारा, देखो फ्लूइड क्या है बच्चों, कि फ्लूइड क्या होता है हमारा, जो फ्लो कर सकता है। फ्लो कौन कौन कर सकता है, जिसमें आता है लिक्विड एंड गैसेस, है ना। यही दोनों जो है बच्चों फ्लो कर सकता है। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले और मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लिक्विड के बारे में, ठीक है, कि लिक्विड एट रेस्ट। तो लिक्विड एट रेस्ट को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैट्स, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोस्टैट्स, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्टैट्स, स्टैटिक्स कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो फ्लूइड एट रेस्ट, इसकी जो जो भी प्रॉपर्टी है बच्चों पहले इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा टॉपिक तो दे दिया, अब क्या करते हैं बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें से। तो देखो बच्चों, जब भी किसी लिक्विड को हम लोग किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर की वॉल पे वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर मान लो हमने ये कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड को भर रखा है, ठीक है, तो यहां तक वो जितने भी लिक्विड हैं, तो ये इस वॉल पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, इस वॉल पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, इस वॉल पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि फोर्स अप्लाइड by liquid on the wall of container is always normal to surface, हमेशा सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज होता है बच्चों। तो अब इसको प्रूव करने के लिए आ सकता है, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि प्रूव दैट लिक्विड exerts force on surface of container perpendicularly, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे में हम लोग लेट कर लेंगे। मान लिया बेटा कि ये एक लिक्विड है, तो ये जो मॉलिक्यूल है बच्चे, मान लिया मैंने कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल इस कंटेनर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो जब ये फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा तो इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में, है ना बच्चों। तो अगर ये रिएक्शन फोर्स मान लेते हैं बच्चे कि थीटा एंगल बनाता है कंटेनर के वॉल के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर का कंपोनेंट एक हो जाएगा आर कॉस थीटा, और एक ऊपर हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना बच्चों। ये आ जाएगा हमारा आर साइन थीटा ऊपर हो गया, और आर कॉस थीटा हो गया नीचे। अब कोई कह सकता है कि देखो ये जो है आर साइन थीटा, ठीक है बच्चों, अगर बच्चों दिक्कत है इसको समझने में तो मैं ऐसा लिखा हूं, जो फोर्स लगा था ना बच्चे, फोर्स का रिएक्शन फोर्स लिया था मैंने आर, और जो बोला था कंटेनर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आर का कंपोनेंट इधर था आर कॉस थीटा, और इसके नॉर्मली लग रहा था ये आर साइन थीटा। तो मैंने लेट कर लिया कि ये जो आर साइन थीटा है ये इस लिक्विड के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले लेट क्या करेंगे कि लेट द लिक्विड exerts force on the wall of container
कंटेनर एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, फिर कहेंगे देन द कंपोनेंट ऑफ, देन one of the component of reaction force is r cos theta, is r cos theta। हम ज्यादा क्यों डिटेल में जाए कि r sin थीटा को ही बैलेंस करके दिखाए, तो हम सीधा ले लेंगे कि एक कंपोनेंट इसका क्या है, r cos थीटा। तो बच्चों जब फोर्स लगेगा किसी लिक्विड पे तो उस पर इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्सेस आर cos थीटा, एंड ड्यू टू दिस द लिक्विड शुड मूव या लिक्विड शुड एक्सेलरेट अलोंग द राइट डायरेक्शन। ठीक है, कह सकते हैं ड्यू टू दिस फोर्स लिक्विड शुड accelerate, liquid should accelerate right, accelerate towards right direction। ठीक है, तो मैं सीधा लिखता हूं accelerates right। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या बच्चों कि लिक्विड है इक्विलिब्रियम में, कहेंगे बट लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। आप कहोगे कि r cos थीटा जीरो है, लेकिन r जीरो नहीं होता, मतलब फोर्स तो कुछ ना कुछ तो लगता ही है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर cos थीटा हो जाएगा जीरो, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ये फोर्स जो है वो नॉर्मली लगेगा। देयरफॉर फोर्स विल बी नॉर्मल टू सरफेस, विल बी नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है ना बच्चों, यानी कि फोर्स जो लगेगा उसके वॉल पे वो नॉर्मली ही लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ आता है तो वो किस तरह से आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कोई भी बेटा अगर कमेंट करना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर के साथ जो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा डेप्थ के साथ, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों क्या है कि हमने क्या किया कि एक देखो ये लिक्विड पूरा तरफ भरा हुआ है, तब इसमें क्या करेंगे बच्चों कि हमने एक सिलेंडर लेट कर लिया। ठीक है, तो ये जो बच्चों सिलेंडर लेट किया मैंने, इसकी हाइट ले लिया मैंने h, और ये सिलेंडर कौन सा है, लिक्विड का ही है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों मैंने मान लिया कि यहां से जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है F1 फोर्स। ठीक है, और यहां से इसको ऊपर की तरफ जो लग रहा है फोर्स ये है F2। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखो इसका वेट जो है नीचे जो है काम करेगा mg, है ना। और देखो हर एक सरफेस का क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो दोनों ही सरफेस के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, टॉपिक हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे क्या, तो लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, बल्कि हम लिख रहे थे लिक्विड सिलेंडर, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा, इकट्ठा ही लिख देते, दो स्टेटमेंट हमारा दो लाइन कम हो जाएगा। लेट अस कंसीडर अ लिक्विड सिलेंडर ऑफ हाइट h हैविंग डेंसिटी, हैविंग डेंसिटी जो लिक्विड का डेंसिटी है रो। ठीक है, नाउ द सिलेंडर, क्योंकि लिक्विड है, इज इन इक्विलिब्रियम, द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम।
ठीक है ना बच्चों। तो जब भी कोई इक्विलिब्रियम में होता है इसका मतलब नेट फोर्स जो डाउनवर्ड होगा और नेट फोर्स जो अपवर्ड होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, F1 प्लस mg इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, F2। तो मैं इस F1 को भी इधर ले जाता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 आ जाएगा बच्चों mg। अब देखो अगर मान लो बच्चों यहां पर प्रेशर था हमारा P1 और यहां पर प्रेशर मैंने लेट कर लिया बच्चों की प्रेशर है P2, तो F2 को क्या लिखूंगा मैं, P2 इंटू एरिया, इसको लिखूंगा मैं P1 इंटू एरिया इक्वल्स टू क्या होगा mg। ठीक है बच्चों। अब यहां से हमने क्या किया, P2 माइनस P1 ले लिया इंटू एरिया हो गया mg, इसीलिए P2 माइनस P1 हो जाएगा हमारा mg अपॉन में एरिया। ठीक है बच्चों। अब मैं यहां लिख देता हूं, तो P2 माइनस P1, अब देखो m को क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू हाइट जो हो गया वॉल्यूम, दैट इंटू डेंसिटी, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया मास, दैट इंटू जी अपॉन में एरिया। तो एरिया एरिया कैंसिल, इसीलिए P2 क्या होगा हमारा P1 प्लस एच रो जी। ठीक है ना बच्चे। तो ये आ गया बच्चों कि जब भी हम बात करेंगे तो एच डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा हमारा इस तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो कहीं भी बच्चों जो न्यूमेरिकल्स आपको क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, क्योंकि देखो अगर ये लिक्विड है, अगर कहेगा यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है A, ठीक है, इसके नीचे जो है एच डेप्थ नीचे आप प्रेशर फाइंड करो, है ना। इस पॉइंट को B लिख लिया, तो PB को क्या कहोगे आप कि सर यहां प्रेशर होगा PA प्लस H इंटू रो, रो क्या होगा ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स जब भी आएंगे कि इतना डेप्थ नीचे जाके प्रेशर निकालो, तो हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है बच्चों 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, पास्कल कह लो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों। ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसमें एक टर्म और आता है कि जैसे देखो इसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एचओजी लिया, तो इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। और सिर्फ लिक्विड के कारण जो प्रेशर आता है उसको कहते हैं हम लोग गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर क्या होगा बच्चों, गॉज प्रेशर जो होगा सिर्फ लिक्विड के कारण जो चेंज हुआ है, ये होगा हमारा H इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अब बेटा जी हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है, कि एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं जिसमें H डेप्थ के साथ जो है जिस तरह से वेरी करता है ये। ठीक है। तो बच्चों ये देखो एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एग्जांपल 9.4। इस क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं कि एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज द गॉज प्रेशर and find the force acting on the window of area 20 into 20 of a submarine at this depth, the interior of which is maintained of at the sea level atmospheric pressure और density of हमें sea water दे रखा है। ठीक है बच्चों। तो ये बता 1000 मीटर नीचे जो है हमें एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 9.4। ये एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल 9.4। ठीक है ना। तो बेटा देखो ये रहा सी लेवल, यहां से 1000 मीटर नीचे कोई सबमरीन है, ये सबमरीन का कोई विंडो है ना। इस तरह से मान लो कोई सबमरीन है ना। तो इसके विंडो पे बच्चों फोर्स ही पूछ रहा है ना। और 1000 मीटर नीचे जो सबमरीन है यहां पर क्या रखा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा और गॉज प्रेशर क्या होगा। ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं बी, है ना। तो मैं कहूंगा बच्चे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या तो PA लिख सकता हूं मैं या फिर P0 भी लिख सकता हूं। तो अब बच्चों देखो सबसे पहले कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने समझा है, वो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी। और ये बेटा कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 प्लस हाइट कितना है 1000 मीटर और यहां सी वाटर की डेंसिटी कितनी है 1.03। ये डेंसिटी देखा 1.03 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी हो गया बच्चों 10। ठीक है।
तो अगर इसको बच्चे मैं नियरली में 1 ही मान लूं तो ये क्या होगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 7, है ना। तो बच्चों इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, कितना आ जाएगा, तो 1.013 प्लस यहां 3 है और 3 6 और 1 7 है, तो इसको मैं लिख लेता हूं मैं 103 इंटू 10 की पावर 5, 10 की 5 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना बच्चे। तो कितना हो जाएगा 104.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल कह लो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लो, ठीक है बच्चों। तो इतना प्रेशर आ जाएगा। अगर इसको और ज्यादा सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.04013 इंटू 10 की पावर 7 पास्कल। ये होगा बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और बच्चों सेकंड आता है हमारा गॉज प्रेशर, है ना। तो बच्चों गॉज प्रेशर में आप लोगों ने भी बताया था कि सर ये होगा हमारा एच रो जी। तो एच तो 1000 है ही, रो कितना है 1.03 इंटू 10 की पावर 3 और जी है 10। तो बच्चों अगर मान लो मैं इसको 10 से करूं तो 10.3, है ना। तो कितना हो जाएगा, या इसको 1.03 ले लेता, 1.03 और 336 इंटू 10 की पावर 7, इतना पास्कल आ गया, है ना बच्चे। तो ये आ गया बच्चों गॉज प्रेशर। और थर्ड पार्ट में है बच्चों फोर्स पूछ रहा है, जबकि एरिया दे रखा है ना। तो एरिया जो है बच्चों इसका है 20 इंटू 20, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, ठीक है, इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा 4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन विंडो, ये क्या होगा बच्चों, P जो एब्सोल्यूट आया था हमारा टोटल प्रेशर, ये आया था हमारा 1.04013 इंटू 10 की पावर 7 इंटू एरिया जो आया है हमारा 4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर मिलके क्या रह जाएगा, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो अब बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल्स लॉ, ठीक है। अभी देखो बच्चों पास्कल्स लॉ में बेसिकली क्या कहता है, इसका देखो शॉर्टकट में एक ही चीज समझो, ये कहता है किसी भी लिक्विड में सेम लेवल पे यानी कि सेम हाइट पे प्रेशर जो है सेम रहेगा, ठीक है। प्रेशर विल बी सेम एट द सेम लेवल, pressure inside the liquid will be same at same level, ठीक है ना बच्चों, सेम लेवल पे सेम रहता, ठीक है। अब देखो बच्चों एनसीईआरटी ने इसका कह रखा है, एक प्रूफ भी देने के लिए कह रखा है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो है एनसीईआरटी में जो प्रूफ दे रखा है आपको, वो कह रखा है एक प्रिज्म ले लो। देखो बच्चों डायग्राम ये बनेगा आपका इस तरह से, है ना। लेकिन बच्चों इसको आप लोग ये समझो कि ये जो लिक्विड है हमारा, ठीक है, तो बच्चों ये मान के चलो, ठीक है, कि यहां पर क्या है कि हमें क्या रखा है, मान लो बच्चे यहां पर फोर्स लग रहा है F1 फोर्स, यहां पर फोर्स लग रहा है F2 फोर्स, और यहां पर फोर्स लग रहा है F3 फोर्स, और ये एंगल दे रखा है थीटा। तो ये बच्चों आपको प्रिज्म लग रहा है ऐसे खड़ा है, तो ऐसे खड़ा नहीं बल्कि ये ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है। मतलब हमें ऐसे सोच लो कि जैसे कि मैंने प्रिज्म को ऐसे अगर खड़ा किया है, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कर रखा है, ठीक है। मतलब ये लेवल जो है बोर्ड के अंदर है, ये जो है ना पोर्शन ये बोर्ड के अंदर है, और ये इस साइड से है और ये इस साइड से है, ठीक है बच्चों, तो सेम लेवल पे है। तो हमें बच्चों प्रूव करना है कि यहां पर जो प्रेशर लगेगा, यहां जो प्रेशर लगेगा, यहां जो प्रेशर लगेगा, वो सब सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको बच्चों समझने के लिए एक छोटा सा और डायग्राम बनाते हैं। देखो बच्चों ये जो है हमारा,
ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों की एरिया का रिलेशन निकालने के लिए फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लिया बेटा जी अगर ये है एल, है ना, तो बेटा ये ले लिया, मान लो हमने इसको ले लिया एल, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग बच्चों बता सकते हो अगर मैं साइन थीटा लूंगा, है ना, तो साइन थीटा क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर बाय लेंथ, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा एल साइन थीटा और ये आ जाएगा बच्चों एल कॉस थीटा, ठीक है। तो जो बच्चों इसके रिलेशन के साथ आएगा एल के साथ वैसा ही इसके रिलेशन के साथ भी आ जाएगा। अगर इसकी एरिया को मैंने क्या कर दिया, ए ले लिया, अगर इसकी एरिया को मैंने ए ले लिया तो इसकी एरिया फिर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, और इसकी एरिया फिर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब फिर से बच्चों हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो बच्चों हमारा जो ये सरफेस है तो फोर्स बच्चों कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है, और ये एंगल ले लिया मैंने थीटा, ये है बच्चों हमारा फोर्स F2, ठीक है। तो अब देखो इस F2 का कंपोनेंट इधर कितना होगा हमारा, जिसके साथ एंगल दे रखा है ना, उसके लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा इसका F2 cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर जो होगा बच्चों इधर ये क्या हो जाएगा F2 sin थीटा। आप लोग बिल्कुल मत घबराना बच्चों, इस F2 का कंपोनेंट जो है वो इसके लॉन्ग क्या होता है हमारा cos थीटा, और इसके लॉन्ग क्या हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। तो ये जो बच्चों होगा हमारा F2 sin थीटा फोर्स वो F1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब कहूंगा मैं कि सिंस लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं बच्चों कि F1 फोर्स जो इधर लग रहा है और F2 sin थीटा जो इधर लग रहा है दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और देखो जो हमारा F3 लग रहा है ऊपर की तरफ और F2 cos थीटा नीचे लग रहा है ना बच्चों। अगर बच्चों इसमें फिर से अगर आपको डाउट हो तो फिर से बना देता हूं मैं डायग्राम। देखो बच्चों ये था हमारा F2, ये था हमारा वर्टिकल के साथ थीटा, तो इधर क्या होगा ये F2 cos थीटा और इधर हो जाएगा हमारा F2 sin थीटा, है ना बच्चों, जैसा आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है बच्चों। तो बेटा जी यहां पर बल्कि देखो बेटा मेन वर्टिकल के साथ आप सोचो बच्चे ये लगा रहा है ना हमारा, तो आपको एंगल भी एक बार बता देता हूं, इसलिए मैंने हटा दिया ताकि आपको एंगल एग्जैक्टली बता सकूं, ठीक है। अगर मान लो बेटा जी ये जो है इसका नॉर्मल है ना, तब देखो इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों अगर थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, वर्टिकल ये, है ना, और इस सरफेस का परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, तो इस दोनों के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा, है ना। तो ये अगर बच्चों F2 है ना, तो इसका जो कंपोनेंट होगा बच्चों ये इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर जो लेंगे बेटा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा हमारा, है ना। तो F2 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा हमारा F2 cos थीटा और इधर हो जाएगा बेटा F2 sin थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं दोबारा से फिर से वीडियो बना के करवा दूंगा, ठीक है। हमने क्या किया बच्चे कि मैंने कहा कि जो हमें प्रिज्म ऐसे दिख रहा है वो प्रिज्म एक्चुअल क्या है, ऐसे है प्रिज्म, ठीक है, सेम लेवल पे है, क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे तो आपको अलग अलग हाइट दिखेगा, तो अलग अलग हाइट नहीं है बल्कि ये सब क्या है हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसे रखा हुआ है ये, ठीक है। तो ऐसे बच्चों जो है जो फोर्स लग रहा है F2, है ना, तो एक तो आ गया बेटा जी जो F1 था हमारा वो जो है इसके F2 sin थीटा को बैलेंस कर रहा है ना, और दूसरा F3 जो है हमारा वो क्या है F2 cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और F3 जो होगा बेटा वो क्या होगा हमारा F2 cos थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब हम एरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा जी अगर जहां भी 1 लिखा है वहां अगर मैं प्रेशर 1 ले लूं उसकी एरिया को A1 ले लूं तो क्या कहोगे, ये होगा F1 by A1, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों F1 को क्या लिखूंगा मैं F2 के टर्म्स में, F2 sin थीटा, और बच्चे एरिया कौन सा था A1 हमारा, तो ये था एरिया हमारा A1, है ना बच्चों, जिधर का फोर्स उधर के लिए एरिया, तो ये A1 एरिया किसके इक्वल है, A sin थीटा के इक्वल, है ना बच्चे, तो A sin थीटा, तो इसको क्या कहूंगा मैं F2 by एरिया, है ना। अब अगर मान लो बच्चों ये P3 ले लिया मैंने, ठीक है, यहां का प्रेशर मैंने ले लिया P3,
ठीक है, और यहां की एरिया को फिर क्या ले लूं मैं, A3। तो आप क्या कहोगे कि सर P3 जो होगा हमारा वो क्या होगा, F3 बाय A3। तो F3 बेटा किसके इक्वल था, F2 cos थीटा बाय A3 क्या होगा हमारा, A cos थीटा, A cos थीटा। तो यहां से भी cos थीटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा फिर हमारा F2 बाय A, सेम आ गया ना P1 P3। अब देखो बच्चों मैं P2 की बात करूंगा, तो P2 तो ऑब्वियस ही बात होगा ही F2 बाय A, है ना। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, है ना बच्चों। क्योंकि बच्चों इसमें यही कह रहा है आपसे, ठीक है, कि कहीं भी अगर मान लो किसी भी लिक्विड में, ऐसे नहीं ऐसे लेवल पे, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो, हर जगह जो है प्रेशर सेम रहेगा। तो उसने सोचा कि हो सकता है किसी को डाउट हो कि रेक्टेंगुलर में ऐसा होता होगा, अगर हम प्रिज्म ले लें तो शायद उसमें प्रेशर चेंज हो जाता होगा। लेकिन उसने जो है प्रिज्म लेकर के दिखा दिया कि प्रेशर जो है हर जगह जो है ये सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा पास्कल्स लॉ। अब बच्चों इसका हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसका अब है एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेटा ढेर सारा बुक में दे रखा है, तो उसमें से बच्चों एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है बच्चों कि कोई जो भारी जो होता है ना व्हीकल्स वगैरह, इसको लिफ्ट करने के लिए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। और अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो बच्चों कि जब कोई बड़ा गाड़ी वगैरह होता था, ट्रक वगैरह को वजन करने के लिए क्या होता है, जिसको धर्म कांटा कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो उसमें बच्चों जो है पहले जो वजन किया जाता था वह इसी प्रिंसिपल के थ्रू वजन किया जाता था। मान लो इस पॉइंट को लिख लिया M और इस पॉइंट को लिख लिया मैंने N, ठीक है। तो क्या होता था बेटा, एक तरफ बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म होता था ताकि ट्रक की लंबाई में वो आ सके, ठीक है। तो इसकी एरिया को बच्चों मैंने लिख लिया A2, ठीक है। और यहां लिक्विड भरा पड़ा है और सेम लेवल पे बच्चों जो है दूसरी तरफ एक छोटा सा कनेक्शन होता था जहां पर हम लोग वाट रखते थे, 1 kg 2 kg इस तरह का वाट रखते थे, बहुत छोटा सा होता था ये पोर्शन, है ना। तो यहां का एरिया मान लिया बच्चों A1, ठीक है। तो बच्चों अब आप देखोगे कि कहोगे कि सिंस या फ्रॉम पास्कल्स लॉ प्रेशर एट M इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर एट N, यानी कि यहां का फोर्स, अगर यहां फोर्स लग रहा है बच्चों F1, ठीक है, तो F1 बाय A1 इक्वल्स टू कहोगे F2 बाय A2 कहोगे, मतलब तो ये हो गया बच्चों कि F2 जो हो जाएगा हमारा वो होगा F1 इंटू A2 बाय A1। अब कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो मैं बताऊंगा बच्चों। अगर मान लो बेटा कि यहां जहां पर हमने वाट रखा कितने जगह में आ जाएगा ये, ठीक है, बहुत छोटे से जगह में, और ट्रक कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, बहुत बड़ी जगह पे। तो मान लेते हैं बच्चे कि A2 जो है वो 10,000 टाइम्स है हमारा A1 का, है ना बच्चों। तो अगर ऐसे में मैंने यहां पर अगर 1 kg का वेट रख दिया तो वो कितने kg वेट को बैलेंस कर लेगा, तो कहोगे F2 हो जाएगा तब हमारा 1 इंटू 10,000 बाई 1, है ना, क्योंकि मैंने यहां पर क्या कर रखा है, बोला कि 10,000 है ना बच्चों। A2 बाई A1 कितना है, 10,000, है ना। तो मैं सीधा पुट कर दिया, यानी कि तब वो कहेगा कि इतना kg वेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर सिर्फ 1 kg रखेगा, ठीक है, और ट्रक बैलेंस हो गया, तो हम कहेंगे ट्रक का वजन कितना है, 100 क्विंटल, यानी कि 10 टन इसका वजन है ना बच्चों। और कैसे बैलेंस किया मैंने यहां पर, सिंपली एक हमने वहां पर 1 kg का ऑब्जेक्ट रख करके, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है तो यहां फोर्स भी ज्यादा होगा, यहां पर एरिया कम है तो यहां फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो बच्चों इसी तरह से कोई वाटर का टैंक है ना, तो बच्चों मान लो कि टैंक इस तरह से बंद है ना। तो अगर आपने उसकी वॉल में छोटा सा होल करा और एक बड़ा सा होल करा, ठीक है, लेवल में चाहता हूं सेम लेवल में ले, ठीक है। तो मान लो ये ले लिया और एक ये ले लिया बच्चों ये। तो देखो बच्चों ये जो बड़ा होल है, ठीक है, तो इसको अगर यहां से कहेगा आपको किसका ढक्कन देगा आपको बंद करने के लिए,
तो यहां अगर फोर्स F2 लगाना पड़ेगा, छोटे से बंद करने के लिए F1 लगाना पड़ेगा, तो F2 जो है आपका बहुत ज्यादा होगा F1 से। क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है। तो सिंपली सी बात यही है हमारा कि फोर्स बाय एरिया हर जगह कांस्टेंट होगा। ठीक है ना बच्चों? तो यही एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, और बच्चों इसका जो है न्यूमेरिकल में भी जो है बहुत ज्यादा यूज आता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का है। तो बच्चों ये अपने मन से, मैं क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा कोई क्वेश्चन ज्यादा दे नहीं रखा है, तो मान लो बच्चों एक ऐसा हमने ले लिया, बल्ब दे रखा है, कुछ इसमें से एक ट्यूब निकल रहा है। ठीक है, जो बच्चों आप इस तरह से सोचो कि ये ट्यूब जो है कुछ ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, तो हमें बच्चे ये फाइंड करना है कि यहां जो गैस है उसकी प्रेशर को पीजी कह देता हूं मैं। ठीक है, तो आपसे कह रखा है इस प्रेशर ऑफ गैस को फाइंड करो। ठीक है, जबकि ये ट्यूब जो है ओपन है। ठीक है, यहां पर क्या है, ओपन है, और ये जो लिक्विड जो इसमें भरा पड़ा है ना, मैं लेवल करने के लिए कह देता हूं। ठीक है, यहां पर एक अलग लिक्विड है ना, ये मान लेते हैं बेटा 10 सेंटीमीटर जो है तक जो है कोई मरकरी लिक्विड है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है बच्चों 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और यहां पर कोई दूसरा लिक्विड है। ठीक है बच्चों, तो आपसे कह रखा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ दिस गैस। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन ये हो गया बच्चे कि फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। तो देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है बेटा इसको ले लिया अगर मैंने M, और ये पॉइंट ले लिया मैंने N। ठीक है, तो दोनों आपको सेम लेवल पे दिख रहा होगा, है ना। तो कह सकते हैं बच्चों आंसर में हम लोग कि फ्रॉम पास्कल्स लॉ, है ना, पास्कल्स लॉ प्रेशर एट M इक्वल्स टू होगा प्रेशर एट N। ठीक है बच्चों, तो इससे आ जाएगा हमारा, यहां का प्रेशर को कह देंगे प्रेशर ऑफ गैस। तो बच्चों देखो यहां का जो प्रेशर होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे सर यहां पर एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट प्लस ये एच रो जी। तो क्या करेंगे बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जो मरकरी का है डेंसिटी इंटू जी। तो ये होता है बच्चों 1.013 इंटू 10 की पावर 5 प्लस एच कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, और ये क्या है हमारा 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी ले लेता है बच्चे 10। ठीक है, तो इतना आ जाएगा हमारा इसका। ठीक है बच्चों, तो इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल का प्रेशर आ जाएगा इस गैस का। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से बच्चों ना आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितना होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं बस 1 मिनट लगेगा इसको बताना। देखो जब भी हम बात करते हैं बच्चों सी लेवल पे, तो सी लेवल पे आपको प्रेशर पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो मान लेते हैं बेटा कि यहां से जो है एटमॉस्फेयर शुरू हुआ है, यानी कि उससे ऊपर प्रेशर था 0, और एच डेप्थ नीचे जो है आ गया हमारा सी, है ना, जहां पर प्रेशर होता है हमारा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है आपसे कि ये बताओ कि यहां से हाइट जो है एटमॉस्फेयर का वो कितना होगा। ठीक है ना, तो अब देखो बच्चों एयर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी की ऑफ एयर जो होगा हमारा वो होता है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों इस रिलेशन से हम लोग अगर लेके चले, ठीक है, तो दिस प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यहां का प्रेशर विच इज 0 प्लस हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू एच, है ना बच्चों, रो इंटू जी। जी को ले लिया मैंने 10 या 9.8 ही ले लेता हूं मैं। ठीक है, 9.8। तो बच्चों अगर इसको हमने लिखा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 1.3 इंटू 9.8, तो नियरली बच्चों अगर ये हो जाता हमारा 13। ठीक है, तो ये आ जाता हमारा 10, ये जो आ जाएगा नियरली जो बच्चों आ जाएगा मेरे ख्याल से ये लगभग 8 किलोमीटर सबके करीब आ जाता, मतलब आता तो है फिलहाल ज्यादा, है ना बच्चों, लेकिन क्या होता है कि ये जैसे देखो अभी है हमारे पास, इसको अगर नियर लिखूं मैं 1.3 है 9.8 है,
तो बच्चों ये जो है नियरली आपका 8 किलोमीटर करीब जो है आपका ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर तक है ना। तो फिर ये 8 किलोमीटर ही क्यों आया? क्योंकि बच्चों हमने जो डाटा लिया है उस डाटा में कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। अब पहला एरर तो बच्चों इस डेंसिटी में देखो, हमने ले लिया बच्चों एयर की डेंसिटी 1.3, जो मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा 8 किलोमीटर तक, लेकिन ऐसा है नहीं। जितना आप ऊपर जाओगे डेंसिटी ऑफ क्या एयर क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। इसी तरह से जो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 लिया, इसको भी हमने कांस्टेंट ले लिया, जबकि आपको पता है हाइट के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है ना। तो इसीलिए क्या अभी जो 8 किलोमीटर आया है वो एग्जैक्टली सही नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या होगा, इससे कहीं ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया, ओके बच्चों। तो अब देखो बच्चों, छोटा सा एक बेटा टॉपिक है, नन्हा सा, कि बायनेंसी वाला एक टॉपिक है, ठीक है। तो मैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो टॉपिक ज्यादा डिटेल में नहीं है, पहले तो था, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है बच्चों टॉपिक हमारा, इसमें क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मान लो किसी भी फ्लूइड में हम अगर डिप करते हैं, ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों उस पर जो लगता है वो फोर्स लगता है बाइंड फोर्स, और नीचे लगता है उसका वेट mg, ठीक है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा हो, ठीक है ना, अगर वो फ्लोट कर रहा होगा, एन ऑब्जेक्ट है ना, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट व्हेन एफ बी इक्वल्स टू होगा बच्चों वेट, है ना, उसका बाइंड फोर्स हो जाएगा हमारा वेट के इक्वल। और बाइंड फोर्स क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम जितना इमर्ज्ड हो गया दैट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में बच्चों जो है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आइस का ये बताओ कितना पोर्शन जो है आइस जो है, कितना परसेंट आइस जो है वो पानी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन दे दिया है, मान लो कि इफ डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आइस अबव द वाटर, ठीक है बेटा। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, एक सिर्फ क्वेश्चन इस पे करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, मान लिया कि बेटा ये आइस ही है हमारा, ठीक है, और ये जो है पोर्शन, ये इसका डूबा हुआ पोर्शन है, ठीक है, और इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो v ले लिया मैंने, है ना। ये जो आइस जो है उसका एक्चुअल वॉल्यूम ले लिया v, और उसमें से डूबा हुआ पोर्शन को v इमर्ज ले लिया, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है बच्चों, फ्लोट तभी करेगा जब बाइंड फोर्स वेट के इक्वल होगा, है ना। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं बच्चों, यही कहूंगा मैं, ठीक है ना, कि वेट इक्वल टू क्या है, बाइंड फोर्स। तो वेट को लिखूंगा v टोटल इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू g, और यहां क्या होगा बच्चों, बाइंड फोर्स, जो क्या होगा, वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g, है ना बच्चों। तो g तो कैंसिल हो ही गया, तो मुझे इमर्ज्ड बाय एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चों क्या होगा, v इमर्ज्ड बाय, जैसे v इमर्ज्ड बाय v जो है ना बेटा लिया मैंने, v टोटल, ये है टोटल, है ना। तो v टोटल इक्वल्स टू क्या होगा हमारा बच्चों, मैं इसको इधर ले आऊं तो ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना बच्चों। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर, जो है 917 बाय 1000, यानी कि 0.917, है ना बच्चों। तो ये कितना हुआ है, कितना डूबा हुआ है। तो परसेंटेज इमर्ज क्या होगा बच्चों, परसेंटेज इमर्ज जो होगा हमारा वो होगा 91.7%। तो जितना पोर्शन ऊपर रहेगा वो कितना रह जाएगा, सिर्फ बच्चों 8.3% ऊपर रहेगा। यानी कि अगर आइसबर्ग अगर कहीं समुद्र में फ्लोट कर रहा है और आपको छोटा सा आइसबर्ग दिख रहा है, तो आप ये मत समझो कि यह आइसबर्ग बहुत ही छोटा ही है, ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ 8.3% ही पानी के ऊपर में दिखता है, ठीक है। तो ये इसलिए करवा दिया बच्चों कि टॉपिक दे रखा है बायनेंसी, ठीक है ना, तो उस पर करवा देते। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ज्यादातर मीडिया वाले कहते हैं कि एक छोटा सा आइसबर्ग से टकरा करके टाइटैनिक जो है डूब गया,
तो छोटा सा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब किसी ने देखा होगा तो उसको बहुत ही छोटा सा आइसबर्ग नजर आया होगा, क्योंकि सिर्फ 8.3% ही जो है वो ऊपर दिखता है, बाकी का 91.7% क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो सिर्फ जिससे टकराया होगा वो काफी बड़ा सा होगा आइसबर्ग। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा जी हमारा लिक्विड एट रेस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों सरफेस टेंशन के बारे में, है ना। तो ये सरफेस टेंशन बच्चों दिखता कहाँ है, तो दिखता है बच्चों कि जब भी आप देखते हो बेटा ओस की बूंदे देखते हो स्फेरिकल शेप का होता है ना। जब कपड़े को पानी में आप छोड़ते हो अंदर तो बिल्कुल फैला हुआ रहता है, जैसे बाहर निकालते हो चिपक जाता है ना। तो उन सभी जगह पे काम कौन करता है, सरफेस टेंशन काम करता है। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन का ओरिजिन क्या है, तो देखो बच्चों हर एक मटेरियल जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हर एक मटेरियल, तो उसमें आता है बच्चों कोहेसिव फोर्स, एक टर्म आता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो इसमें कहोगे बिटवीन द मटेरियल, बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, है ना। सेम मटेरियल के दो पार्टिकल के बीच में लगता है बेटा कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों, एडहेसिव फोर्स होता है हमारा बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो बच्चों ये जो है सरफेस टेंशन को समझाने से पहले ये चीज कुछ जानना जरूरी है, इसलिए चीज करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक आता है बेटा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, होता क्या बच्चे कि हर एक पार्टिकल चाहे कोहेसिव हो या एडहेसिव हो, मतलब जैसे कि एक लिक्विड पार्टिकल दूसरे लिक्विड पार्टिकल्स पे लगाएगा कोहेसिव फोर्स, और एक बर्तन जिसको ग्लास में पानी रखा हुआ है तो ग्लास जो है जो पानी पे लगाएगा फोर्स उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो फोर्स लगा सकता है उसको कहते हैं हम लोग, जो डिस्टेंस उसको मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। ठीक है, तो बेटा मॉलिक्यूलर रेंज जो होता है हर एक मॉलिक्यूल के लिए जहां तक कोई फोर्स लगा सकता है तो उसको कहते हैं हम लोग 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और ये अगर इतना डिस्टेंस को रेडियस लेकर के अगर मैं एक स्फेयर ड्रॉ करूं तब जो स्फेयर आएगा उसको कहते हैं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर ये आर लेकर के अगर आप एक स्फेयर ड्रॉ करो तो ये जो कहलाएगा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब यहां पर अगर एक पार्टिकल P1 है तो इस रेंज में कोई भी पार्टिकल आ जाएगा तो उस पर ये फोर्स लगा देगा, लेकिन कोई यहां होगा तो उस पर ये फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है बच्चों, अभी आपको यही समझ में आया है कि सर आपने जो बताया है कि हर एक पार्टिकल जो है दूसरे पे फोर्स लगाता है, अगर वो सेम मटेरियल का है तो कोहेसिव लगाएगा, डिफरेंट मटेरियल का है तो एडहेसिव लगाएगा, और उसमें हर एक पार्टिकल जो है मैक्सिमम 10⁻⁹ मीटर तक ही फोर्स लगाता है। और इतना डिस्टेंस अप डाउन लेफ्ट राइट लेकर के अगर हम एक स्फेयर ड्रॉ करें तो ये बनेगा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसको क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो बच्चों ये जो सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये चीज जानना जरूरी था। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन का एक्चुअल कंसेप्ट समझते हैं कि सरफेस टेंशन काम क्यों करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर मैंने एक कंटेनर ले रखा है ना, जिस कंटेनर में थोड़ा सा लिक्विड भर दिया, तो देखो कुछ लिक्विड यहां लिया है ना बच्चों, तो उस पर बगल वाला लिक्विड फोर्स लगाएगा, लेफ्ट राइट ऊपर वाले नीचे वाले इधर वाले सब के सब फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या है इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जो पार्टिकल बच्चों सरफेस पे है उस पर राइट फोर्स लगेगा, लेफ्ट लगेगा, इधर लगेगा, नीचे लगेगा, लेकिन ऊपर लगाने वाला कोई नहीं है ना बच्चों। तो ऐसे में नेट फोर्स उस पर क्या लग जाएगा, नीचे की तरफ। इसीलिए कोई भी चीज अगर सरफेस से टच में आता है तो उसको वो नीचे की तरफ खींच लेता है ना बच्चों। तो यही रीजन होता है बच्चों सरफेस टेंशन का। ठीक है, ओके बच्चों, फिर बच्चों हम लोग इसको डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन का, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड due to which it tries to gain minimum area, it tries to gain minimum area, है ना बच्चों, is called surface tension, is called
सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, है ना। देखो बच्चों, किसी भी लिक्विड का जितना सरफेस टेंशन कम होगा तो वो लिक्विड उतना ज्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन जो है ना बेटा, तो इसमें लिख सकते हो नोट में ये कि इट डिक्रीजेस विथ राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इट डिक्रीजेस फर्स्ट में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विथ बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दूसरा है बाय एडिंग सम इम्प्यूरिटी, बाय एडिंग सम इम्प्यूरिटी, ठीक है ना बच्चों, कि इम्प्यूरिटी थोड़ा सा भी ऐड कर दोगे तो भी सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे कि अगर मान लो कपड़े को अगर जैसे कि हम लोग धोने के लिए पानी में डालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वार्म वाटर करके सफाई करते हैं तो वो ज्यादा कपड़ा साफ होता है। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर करने से उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, पानी बढ़िया से सरफेस पे फैल पाएगा और अच्छी से जो है वो सफाई कर पाएगा। दूसरी बात कि अगर हम कुछ इंप्योरिटी डालते हैं तब भी सरफेस टेंशन कम होगा, है ना। तो बच्चों, क्लींजिंग एक्शन तो होता ही डिटर्जेंट का, लेकिन उसमें ये भी एडिशनल फैक्टर हो जाता है कि कुछ हमने इंप्योरिटी ऐड करा है, इसीलिए क्या होगा, सरफेस टेंशन उस वाटर का, जो सोप वाला वाटर है उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और इसीलिए वो क्या करेगा, अच्छे से इसको क्लीन कर पाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया बच्चों इसका। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, उसमें सरफेस टेंशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो भी करवाऊंगा, एक्सेस प्रेशर वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और जो लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब है वो भी करवाऊंगा। और उसके बाद बच्चों जो है, जो बर्नौलीज थ्योरम, जब लिक्विड इन मोशन भी हम लोग उसी वीडियो में करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट में।